हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आपने थंबनेल सही देखा है, पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का वीवीआई क्वेश्चन साइंस सेक्शन से। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली डिस्कस करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल डेंटल का 2017 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 2017 का हम लोग प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिहार, यूपी, झारखंड किसी भी स्टेट से हो, सबका सिलेबस तो एक ही रहता है, वो है आपका एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी से आप लोगों का ये क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लास के बाद आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी। और वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह हम लोग आपको कराते रहेंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ हम लोग को इसी तरह के आपको क्लासेस करवाते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका पहला क्वेश्चन, विच वन विल हैव ट्रिपल बॉन्ड। सो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि विच वन विल हैव ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हिंदी में आप लोग क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें केवल ट्रिपल बॉन्ड। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, केवल ट्रिपल बॉन्ड पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना है। सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड हिंदी में अच्छा से पढ़िए कि ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा। तो ये चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th का चैप्टर का है, यानी केमिकल बॉन्डिंग करके जो केमिकल बंद करके चैप्टर है, वहाँ से आपको ये दे रखा है, ठीक है। सो वहाँ का ये क्वेश्चंस है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर होगा N2, क्योंकि N2 में ही सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सिर्फ N2 में आपका ट्रिपल बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना मैंने सिखा रखा है। सो आउटर मोस्ट में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, आपका 5 होगा, ठीक है। सेकेंड यानी KLL सेल में। सो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन्स N, दोनों N में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 8 अष्टक नियम यानी 8 इलेक्ट्रॉन दोनों अपना में शेयर करेंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, यानी 3 पेयर्स ऑफ बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसी तरह O2, C2H2 और H2O में भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। सो O2 में आपका डबल बॉन्ड होगा, यानी O के बीच में डबल बॉन्ड, C2H2 के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पर आपका 2 H भी है, यानी HH यानी सिंगल बॉन्ड है। और क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि सिर्फ आपका केवल ट्रिपल बॉन्ड, तो सिर्फ N2 में है। अगर पूछता कि किस में सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दोनों B और C दोनों आंसर होता, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको दोनों दे रखा है, ठीक है। सो आपका यहाँ पे इस तरह से हो गया, और H2O में तो सिंगल बॉन्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बेयर प्रोसेस में हम लोग क्या चीज कौन से रिफाइन करते हैं, किसके ओर को एस को हम लोग रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो आइए देख लेते हैं आपका क्या होगा सही आंसर, जल्दी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। सो बेयर के किस प्रक्रिया से इस एस का शोधन करता है, यानी आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड यानी Al2O3.2H2O, ZnCO3, ZnS,
CO2O किसके ओर को करता है? तो आप लोग B फॉर बेयर, आपको मैंने पैरामेडिकल वाले सेक्शन में बताया था, B फॉर बेयर, B फॉर बॉक्साइट। याद है आपको ये निमोनिक याद करने का, B फॉर बेयर, B फॉर बॉक्साइट। ठीक है, तो ये बॉक्साइट के ओर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो बॉक्साइट किसका ओर है, किसका यस्क है? तो वो एल्यूमिनियम का है, यानी Al2O3। ठीक है, .2H2O। तो एल्यूमिनियम का एस्क है, तो बी फॉर बेयर प्रोसेस, बी फॉर बॉक्साइट। इस तरह से आपको याद रखना है, बीबी क्या बोलेंगे इसको, बीबी। ठीक है, सो आपका करेक्ट उत्तर ए हो जाएगा। अब आपके लिए है ये कि आपको, हमारा स्पेशलिटी है कि हम लोग हर ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, तो ये होमवर्क है आपका, कमेंट बॉक्स में आपको डालना है। तो ZnCO3 किसके ओर में पाया जाता है, ZnS किसके ओर में पाया जाता है, CO2O किसके ओर से बनाया जाता है या पाया जाता है, तो आपको ये बताना है। साथ में केमिकल नेम भी तीनों का। ठीक है, केमिकल नेम और इसका आपका कहाँ कौन से ओर से पाया जाता है या प्राप्त किया जाता है, किसके अस्क में पाया जाता है या किसके अस्क से प्रोसेस करके बनाया जाता है, तो वो आपको दोनों लिखना है। ठीक है, ये होमवर्क है। ठीक है, और आपका आंसर यहाँ पे ए हो गया, बेयर प्रोसेस, बी फॉर बेयर, बी फॉर बॉक्साइट, बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बुझाइन लूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है मेरे प्रिय छात्रों कि विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, लोहे के गैल्वेनाइजेशन के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सो आपको बताना है ABCD में से, और इसको VVI कर लीजिए। यूज करते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन के लिए, तो सबका आंसर आएगा क्या, जिंक, सी। जिंक आपका सही उत्तर है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है आपका, तो गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर परत चढ़ाते हैं जिंक का। ठीक है, जिंक का परत कोटिंग करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं, रस्टिंग से बचाने के लिए। कारण क्या है, रस्टिंग यानी जंग लगने से बचाने के लिए। मेथड क्या है, किस मेथड से, तो हॉट डिप इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हॉट डिप इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सहायता से हम लोग इसको गैल्वेनाइजेशन करते हैं। और जिंक क्या करता है, एक ऑक्साइड का लेयर बना देता है, ऑक्साइड का लेयर। ठीक है, ऑक्साइड का लेयर बना देता है आयरन के ऊपर, जिसके वजह से सबसे पहले जिंक आपका खराब होता है। उसके बाद तो एयर और वाटर जो भी आए तो रस्ट फॉर्मेशन किसके साथ होगा, जिंक के साथ, और ये आयरन को सेव करके रखेगा। तो ये बहुत अच्छा मेथड है और हम लोग डे टू डे लाइफ में इसको यूज करते हैं। आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए डे टू डे लाइफ में ये यूज होता है। ठीक है, तो लोहे को बचाने के लिए जिंक के परत लगाते हैं। जिंक से क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है, जो आपको एयर या वाटर का प्रेजेंस में रस्टिंग से बचाता है आयरन को। मेथड क्या है चढ़ाने का जिंक को आयरन के ऊपर, हॉट डिप इलेक्ट्रोप्लेटिंग, DIP डिप। ठीक है, हॉट डिप इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो जिंक कोटिंग इसको करते हैं। ठीक है, जिंक कोट करने के लिए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट, इसका क्वथनांक आपका स्थिर नहीं होता है। ठीक है, सो बेंजीन का, C2H5OH यानी इथेनॉल का, लवण विलयन का यानी सॉल्ट सॉल्यूशन का, या जल का, किसका आपका बॉइलिंग दिए गए हुए ऑप्शंस में से कांस्टेंट नहीं है? तो देखिए बेंजीन एक कंपाउंड है, करेक्ट, यौगिक है। C2H5OH यानी इथेनॉल भी एक यौगिक है, वाटर भी एक यौगिक है। लेकिन यहाँ सॉल्ट सोल्यूशन, सिर्फ सॉल्ट सोल्यूशन लिखा हुआ, अब किसका सॉल्ट सोल्यूशन ये हमको फिक्स नहीं है। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट इसका फिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये तो सारे कंपाउंड्स है, A, B और D आपका कंपाउंड्स है। ठीक है, यौगिक है। लेकिन आपका सॉल्ट सोल्यूशन में तो कुछ भी सॉल्ट सोल्यूशन होता है, किसी की भी लवण का सॉल्ट सोल्यूशन हो सकता है, इसलिए इसका फिक्स नहीं रहेगा। तो सी आपका बहुत ही कॉमन सेंस वाला था। ठीक है, तो सॉल्ट सोल्यूशन यानी सी। ठीक है, लवण विलयन। जल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी प्रकार से इसका भी होगा, बेंजीन का भी होगा। सो आपका सबका यहाँ पे फिक्स है, सॉल्ट सोल्यूशन का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट पूछ रहा है आपका 3 तत्व दे रखा, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। उसका Z और A दोनों दे रखा है। Z मतलब एटॉमिक नंबर और A मतलब एटॉमिक मास नंबर। तो आपको बताना है समस्थानिक है, समभारिक है, सब न्यूट्रॉनिक है, या इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको नॉन ऑफ दिस बताना है। ठीक है, नॉन ऑफ दिस बताना है आपका। तो आइए देखते हैं एक एक करके किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन्स की संख्या सबका निकाल लेते हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो 18, 40, 19, 40,
और 20 40, सबका न्यूट्रॉन्स का संख्या निकालिए। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या बताऊं, a माइनस जेड, याद है सभी को? तो सबका कीजिए एक साथ। 40 माइनस 18 कितना हो गया आपका? कितना हो गया यहाँ पे बताइए जल्दी। 40 में से 18 गया तो कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 22। यहाँ देख लेते हैं, 40 माइनस 19 कितना गया आपका? 21। इसका देख लेते हैं, इसका क्या हो गया आपका? 40 माइनस 20, ये क्या आया आपका? 20। ठीक है। सो आपको यहाँ पर अब देखना है कि ये क्या है। इसमें तो आपका 20, 21 और 22 दे रखा है। यहाँ पे एक चीज हम आपको पढ़ाए थे कि जब आपका सेम हो एटॉमिक नंबर और डिफरेंट हो, सॉरी सेम हो आपका एटॉमिक मास नंबर और डिफरेंट हो एटॉमिक नंबर, तो उसको हम लोग आइसोबार का कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो ये आइसोबार का कैटेगरी में होगा। इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है ये चीज। ठीक है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है ये चीज, ये सिंपली देखने से ही पता चल रहा है, हमको इतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली देखने से पता चल रहा है कि 40 40 40 है। सेम आपका क्या है? सेम रहेगा जब आपका A और डिफरेंट रहेगा आपका Z, उसको क्या बोलते हैं? आइसोबार, समभारिक। ठीक है, और आइसोटोप्स क्या हो जाएगा? सेम, सेम रहता है आपका Z और डिफरेंट रहता है A। ठीक है, तो ये आइसोबार का कैटेगरी में आएगा, इसके लिए न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका B हो जाएगा आपका आइसोबार। आइसोबार का मतलब क्या होता है? सेम A और डिफरेंट Z। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, करा रखा है मैंने पहले ही और बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन कटायन, एक धनायन में यानी कैटायन में आपका आयंस मैंने आपको पढ़ा रखा है, याद है ना सभी को? आयंस। तो आयंस का सवाल है ये कि एक धनायन में आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है प्रोटॉन्स की संख्या से, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है प्रोटॉन्स की संख्या से, क्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है प्रोटॉन्स की संख्या से, या प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है न्यूट्रॉन्स की संख्या से? तो कटायन क्या होता है? एग्जाम्पल दीजिए कटायन का, एक कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा क्लास के बाद। कैटायंस का एग्जांपल में क्या हो गया? Na प्लस। ठीक है, ये एक कटायन है, क्या है? एक धनायन है, सोडियम पे प्लस चार्ज। सो आपका Na में कितना रहेगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, दोनों में प्रोटॉन बराबर रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम रहती है। ठीक है, चेंज क्या आता है, बदलाव क्या आता है? इलेक्ट्रॉन्स में। तो इसमें कितना हो जाएगा? 10 और इसमें 11 रहता है। ठीक है, किस Na की बात कर रहे हैं? Na का 11 और 23 रहता है इसका। ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है कि परिवर्तन क्या आएगा? बस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में। फिल्म आपकी क्या है? फिल्म बन रही है, फिल्म का नाम है आयंस। ठीक है, आयंस फिल्म बन रही है और उसमें हीरो कौन है? इलेक्ट्रॉन। हीरो कौन? तो इलेक्ट्रॉन। तो हीरो यहाँ पे कौन? इलेक्ट्रॉन। तो हीरो में ही बदलाव आएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमको कोई लेना देना नहीं, चाहे वो Na रहे यानी उदासीन परमाणु न्यूट्रल एटम, या आपका रहे वो चार्ज वाला यानी कटायंस। तो आपका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा कम रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हमेशा कम रहेगी आपका। ठीक है, किसकी संख्या से? तो प्रोटॉन्स की संख्या से। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कम हो जाएगा। और कोई भी उदासीन परमाणु का हम लोग यही जानते हैं, यानी न्यूट्रल एटम में, उदासीन परमाणु में, कि आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर रहता है। ठीक है, उदासीन परमाणु में, लेकिन जब चार्ज आ जाता है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, तभी तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर, मतलब प्रोटॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। तो आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है, तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स की फॉर्मूला R2O यानी 2R और O है, वो क्या शो करता है आपका? एक ईस्टर यानी ईस्टर, एक कीटोन, या आपका ईथर, या एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, डी ऑप्शन क्या है? एसिडिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो ये किसका जनरल फॉर्मूला है? R2O जनरल फॉर्मूला किसका है? जल्दी बताइए जनरल फॉर्मूला ये।
सूत्र किसका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका उत्तर अगर आता है ए ईस्टर तो आप लोग सही हो, ठीक है। सॉरी, ईस्टर कह रहा हूं, अगर ईथर आता है तो आपका उत्तर सही है, ठीक है। ईथर होगा इसका, यानी आपका बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सी इज योर करेक्ट आंसर, सी आपका ईथर करेक्ट आंसर है। ईस्ट और ईथर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए कभी कभी मुझे ही जैसे अभी कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा बोलने में। ईस्ट और ईथर में बोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म्स है। सो ईस्टर क्या है आपका, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर है, ठीक है। और ईथर क्या होता है, आर ओ आर, जिसको हम लोग आर टू ओ भी तो जनरल फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, दो आर और एक ओ है। तो ये ईस्टर और ईथर में ये डिफरेंस होता है। कीटोन तो आपको पता ही है, कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों तरफ एक चेन। अब एसिडिक एनहाइड्राइड का क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी बताइए तो कमेंट और चैट बॉक्स में। एसिडिक एनहाइड्राइड का क्या होगा, जल्दी बताइए, आप सभी का कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। एसिडिक एनहाइड्राइड, जल्दी बताइए। एसिटिक एनहाइड्राइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी फास्ट फास्ट, सबका कमेंट्स में चेक कर रहा हूं। चलिए तो मैं बता देता हूं, एसिटिक एनहाइड्राइड का होगा आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर आपका हो जाता है आर डैश, ठीक है। तो ये आपका जनरल फार्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो ईस्टर का जनरल फार्मूला, ईथर का जनरल फार्मूला, कीटोन का जनरल फार्मूला और एसिटिक एनहाइड्राइड का जनरल फार्मूला, मैंने चारों का लिख दिया। करेक्ट आपका सी ऑप्शन होगा, यानी ये ईथर का होगा, ठीक है, यानी बी वाला, ये वाला जो है ना, ये इसका होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरी मान के ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है पहले भी पैरामेडिकल में। सो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिहार यूपी झारखंड एवं पैरामेडिकल के साथ साथ पॉलिटेक्निक वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो किसका ऊष्मा सबसे ज़्यादा मान अधिक होता है, चारकोल, कोयला, लकड़ी या उपला, ठीक है। उपला यानी गोईठा, जो हम लोग बिहारी भाषा में बोलते हैं क्या, गोईठा। सो आपको बताना है कि किसका होता है, ठीक है। सो आपका सबका मान आपको पता होना चाहिए, कैलोरीफिक मान, ठीक है। और इस टाइप का पैरामेडिकल में मैं ऑलरेडी आ रखा है कैलोरीफिक वैल्यू से। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, क्या है, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सो चारकोल, कोयला, लकड़ी और उपला, आपको बताना है कि क्या होगा आपका उत्तर, ठीक है। सो आपका सबका एक एक करके मान देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपका चारकोल का। तो चारकोल का आपका लगभग 33 किलो जूल्स पर ग्राम, कोयला का भी 30 के आसपास, 30 किलो जूल पर ग्राम, लकड़ी का आपका कितना होता है, वुड का 17 किलो जूल्स पर ग्राम, और उपला का तो कम ही रखिए आप, ज़्यादा नहीं रख सकते इसको आप लोग रख लीजिए 15 से 16 किलो जूल्स पर ग्राम। कमेंट में बताइएगा तो उपला का कितना होगा, ठीक है। सो आपका सबसे ज़्यादा किसका हो गया, चारकोल का, ठीक है, चारकोल यानी चारकोल का आपका हो गया। वैसे सबसे हाईएस्ट किसका रहता है, तो सबसे हाईएस्ट रहता है आपका हाइड्रोजन का। यहाँ का तो उत्तर ये हो गया, अब हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा रहता है। कितना रहता है, 150 किलो जूल्स पर ग्राम। इसलिए इसको हम लोग फ्यूल, रॉकेट का ईंधन में यूज़ करते हैं। पैरामेडिकल में इसी पे प्रश्न आया था आपका हाइड्रोजन के ऊपर। उसके बाद आपका मीथेन हो गया, CH4, ठीक है, कितना हो गया, 55 किलो जूल्स पर ग्राम, ठीक। आपका उसके बाद फिर LPG हो गया, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, 50 किलो जूल्स पर ग्राम, ठीक है। ऐसे करके आपको सबका करना है, ठीक है। सो ये आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कैलोरीफिक मान बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद कर लीजिएगा सबका मान, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो क्योंकि पूछेगा हाईएस्ट किसका है, ठीक है, 4 ऑप्शंस देके आ सकता है, तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या है आपका, व्हाट इज कार्बोलिक एसिड। आपको बताना है कि कार्बोलिक अम्ल क्या है, फॉर्मिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, HCl या फिनॉल। आपको बताना है इसमें से करेक्ट आपका क्या होगा। सो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, HCl या फिनॉल। तो ये रिपीटेड प्रश्न है। कार्बोलिक एसिड पे एक बार और पैरामेडिकल में आ रखा है आपका, तो ये रिपीटेड प्रश्न ये भी जाएगा। और ये है आपका
ठीक है। फिनॉल, डी फिनॉल आपका कार्बोलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो फॉर्मोलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? फिनॉल को बोलते हैं कार्बोलिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछ रहा है मेरे प्रिय छात्रों? यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। और ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपका पैरामेडिकल में आ रखा है मोमबत्ती के ऊपर, कैंडल फ्लेम के ऊपर। सो मोमबत्ती के लौ के बाहर वाले हिस्से का रंग क्या होता है? सो क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको। ये आपका मोमबत्ती हो गया, बड़ा बना देता हूँ। ये मोमबत्ती हो गया, इसका आपका 3 पार्ट होता है। सबसे बाहरी पार्ट, फिर अंदरूनी पार्ट और सबसे अंदर वाला पार्ट। सबसे बाहर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर जोन, आउटर जोन बोलते हैं। ठीक है, और ये किस कलर का होता है? आपका ब्लू कलर का। क्यों होता है ब्लू कलर? क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो जाता है, पूरी तरह से जलता है, कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक, करेक्ट बोल रहा हूँ। और कंप्लीट कंबशन होने के कारण सबसे हॉटेस्ट रहता है, हॉटेस्ट जोन, सबसे गर्म, हॉटेस्ट जोन। ठीक है, और सेकंड जोन है इनर जोन। इनर जोन आपका क्या होता है? येलो कलर का होता है। इनकम्प्लीट कंबशन, इसके चलते येलो कलर। इनकम्प्लीट, पूरी तरह से नहीं जल पाता है, तो इनकम्प्लीट कंबशन यहाँ पे, इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कंबशन है यहाँ पे। सो इसका सेकंड हॉटेस्ट जोन, सबसे कम हॉटेस्ट जोन है उसके बाद। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट जोन के बाद ये आ जाता है। और अंदर में तो इसको हम लोग सबसे सबसे क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट जोन। ठीक है, सबसे इनर जोन बोलते हैं। ठीक है, इसको सेकंड जोन भी बोल सकते हो, और सबसे इनर मोस्ट जोन है आपका, इनर मोस्ट जोन। ठीक है, सो इसका आपका यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं रहता हॉटनेस, क्योंकि यहाँ पे ये डार्क रीजन भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, सबसे डार्क रीजन भी इसको बोल सकते हो आप लोग। क्या बोल सकते हो? सबसे डार्क रीजन। ठीक, तो ये था आपका कंप्लीट। और ये ब्लैक होता है, क्या होता है? ब्लैक। ठीक, अनबर्न्ट यहाँ पे रहता है सब चीज़। तो ये था आपका डिटेल। तो आपका क्या होगा आउटर मोस्ट? तो नीला, ब्लू कलर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट था। कैसा लगा क्लास आपको? कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के क्लास को पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल को, और प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और भी क्लासेस है, पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल दोनों का प्लेलिस्ट बना रखा है, तो प्लेलिस्ट में एक बार जाके देखिए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हो तो। और सब्सक्राइब करना ना भूलना इसी तरह के क्लासेस पाने के लिए। तब तक के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल पे पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड कीप स्टडीइंग माय डियर स्टूडेंट्स।